EP14 बिन बुलाए मेहमान। ईसकामती नदी को कई सारे लोग इक्षुमती नदी भी कहते हैं। और इक्षुमती यानी ब्रह्मा जी की पुत्री। अरे रामायण में साफ साफ तो लिखा है। अरे रामायण तो पढ़ी होगी तुम दोनों ने। आर्यन और मुनमुन को अपनी नाव में बिठाकर मार्तंड नगर ले जा रहा नाविक इतना बातूनी निकला कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह की धुंध भी नदी के ऊपर कुछ ज्यादा ही जमी थी, जिसके कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ पा रहा था। इसका कारण था दाएं पहाड़ बाएं जंगल, पहाड़ पर बर्फ और बर्फ में जंगल, और फिर ईसकामती नदी तो खुद पिघले बर्फ से बनी थी। हर ओर बस सर सफेद धुंध की चादर थी, जिसके पार देख पाना असंभव था। यहां तक कि आर्यन को कश्ती भी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी, ना ही नाविक का चेहरा साफ दिख रहा था। इस शांत माहौल में बस दो ही आवाजें गूंज रही थीं, नाविक की बड़बड़ और पतवार की छप छप। पतवार के साथ नाविक की बातें इस तरह धुन में धुन मिला ही रही थीं, मानो एक लय हो और एक ताल। इधर नाविक कुछ बोले, उधर छपाकर पतवार डोले, इधर पतवार छपा करे तो उधर नाविक फिर कुछ बोल पड़े। नाविक और पतवार की जुगलबंदी को सुन सुनकर अब आर्यन और मुनमुन दोनों पक चुके थे। जहां मुनमुन इस कड़कती सर्दी के माहौल में नाविक की बकबक से बचने के लिए कान में रुई घुसाए घुपघाप के सो गया था, तो वहीं आर्यन को नाविक की आवाज तक चुभ रही थी। उसे सुनते हुए उसकी बड़बड़ाहट में नींद आना नामुमकिन थी। अनंतनाग और श्रीनगर के बारे में आर्यन नाविक से पहले ही सब कुछ पूछ चुका था। उसके अलावा अब नाविक की कही हर बात उसे सहन नहीं हो रही थी। नाविक की ये सारी बातें सिर्फ एक शोर की तरह आर्यन के कानों में गूंज रही थीं। 3 दिन वो इस नाविक के साथ कैसे बिताएगा, उसकी समझ से परे था। क्योंकि आर्यनगर से श्रीनगर तक पहुंचने के लिए कश्ती से 3 दिन, घोड़े से 6 दिन और पैदल 30 दिन लगते हैं। ये जानकारी वो पहले ही निकाल चुका था। ऊपर से नाव इतनी छोटी है, आधी जगह घेर कर मुनमुन सोया है, 1/3 में पैर फैलाए नाविक बैठा है, और उसके बाद जो जगह बची उसमें शायद नाविक का कुछ सामान रखा था, जो कि धुंध में साफ नहीं देख पा रहा था। आर्यन काफी देर से कश्ती के बिल्कुल अगले छोर पर सिकुड़कर बैठा था, जिसे देख नाविक ने कहा, अरे सिपाही जी, आप इस तरह सिकुड़ के क्यों बैठे हैं? फैल के लेट जाइए आप भी अपने साथी की तरह। नाविक की इस बात पर आर्यन झल्ला गया। और फैलू कहां, तुम्हारे सर पर या मुनमुन के पेट पर? हाँ, अरे इतनी तो जगह है। नाविक ने फिर जोर देकर कहा, मुझे तो नहीं दिख रही। तुम्हें दिख रही है तो तुम वहां बैठकर नाव चला लो, मैं तुम्हारी जगह आकर लेट जाऊंगा। आर्यन ने फिर चिढ़ते हुए कहा, गरम खून। होता है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। मांझी के साथ भी हुआ था, पर समय का चक्का घूमे रे घूमे, बच्चा बढ़ जाए, बड़े बच्चा बूढ़ा हो जाए। फिर तुम सझल्लाए सैनिक। और कहें क्या कहें? कहें, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कहते हुए मांझी फिर अपनी मस्ती में गाने और झूमने लगा। इस वक्त अगर धुंध ना होकर आर्यन को नाविक की शक्ल दिख रही होती, तो नाविक की शक्ल से भी उसे हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो जाती। नाविक की आवाज और बड़बड़ाहट से तो उसे पहले ही नफरत हो चुकी थी, मगर तभी सूरज की रोशनी पहाड़ों से छनती हुई हर ओर बिखरने लगी। पक्षियों की मीठी चहचहाट हर ओर पिघलने लगी, और ये गुनगुनी रोशनी सफेद धुंध को झटकारती हुई सब ओर उजाला करती हुई फैल गई। वहीं धुंध हटते से दो चीजें साफ हो गईं। एक की नाविक की बातों और उसकी शक्ल में से ज्यादा खतरनाक नाविक की शक्ल है, और दूसरा कि नाविक के कहे अनुसार यह कश्ती सचमुच छोटी नहीं थी। धुंध के कारण जिस जगह को आर्यन कश्ती का 1/3 मान रहा था, वो सिरा खुद में 2 कश्तियों के बराबर था, जिसे देख मुनमुन तो मुनमुन, आर्यन भी हैरान था। खास लकड़ी से बनी इस कश्ती पर नाविक के रहने की भी सभी व्यवस्था थी। 2 कमरे बने हुए थे। खाना बनाने से लेकर पकाने तक का सारा सामान कश्ती पर सवार था, और साथ ही सवार थी मछलियों की कई सारी गठरियां, जो अभी नाव पर सवार थीं। हो ना हो, नाविक धुंध का फायदा उठाकर उन मछलियों को भी नदी में बहाने के नाम पर नाव के इसी हिस्से में डाल देता, जिसके बदले उसने आर्यन से 50 स्वर्ण मुद्राओं का सौदा किया था। धुंध छूटते ही ये सारी चीजें देखते आर्यन और मुनमुन को देख नाविक भी मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे तो हर बार मेरा पैतरा चल जाता है, मगर नन्हे सिपाही तुम होशियार हो। धुंध का फायदा उठाकर मैं राहगीरों से मछलियों को नदी में फेंक देने के पैसे ले लेता हूं, जबकि मैं उन्हें
नाव के इस हिस्से में डाल देता और बाद में कह देता हूं ये मछलियां भी बाकी मछलियों की तरह पहले से यहां पड़ी थी, पर तुम इसमें नहीं फंसे। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा करना सही नहीं है, पर आजकल सही गलत की पड़ी ही किसे है। खैर, उन दोनों कमरों में से एक का इस्तेमाल सिपाही कर सकते हैं। कहते हुए मांझी फिर से मछुआरों का पारंपरिक गीत गाता हुआ गुनगुनाने लगा। वहीं अपनी गलती को इतनी सहजता से मानकर भी अपनी मस्ती में मस्त नाविक को देख आर्यन और मुनमुन एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे। अपनी नजरें पूरी कश्ती पर दौड़ाते हुए आर्यन ने पाया ये नाव लगभग 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी भी है। तकनीक के हिसाब से नाव उतनी अव्वल नहीं थी, मगर उतनी जर्जर भी नहीं थी जितनी आर्यन सोच रहा था। समय गुजरा। दोपहर छटकर अब शाम होने वाली थी। दिन का उजाला अब शाम की छाया लिए दहलीज पर खड़ा था। दूर आसमान में ढलते सूरज को देख, उसकी लालिमा इस कामिता नदी के सफेद पानी पर चढ़ते देख आर्यन को मानो रोमांचित हो रही हो। ये नदी, ये पहाड़, ये शांति, ये पक्षियों की चहचहाट से उसे उत्साहित कर रही थीं। कुछ ऐसा करने के लिए जो आर्यन नहीं, बल्कि इस वक्त आर्यन के अंदर मौजूद शख्स को पुकार रही थीं। संगीत की एक पीर, एक धुन रह रहकर आर्यन के होठों पर बल खा रही थी। ये कोई कविता, कोई नज्म, कोई गीत था जो वो तब गुनगुनाता था जब वो अपनी दुनिया में था, अपनी असल दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ नाविक के गाने सुन सुनकर मुनमुन अब चिढ़ सा गया था। उसने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए, पर तभी एक मधुर आवाज ने नाविक और मुनमुन दोनों का ही ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे इन हवाओं के पथ पे ले चलो, मुझे इन पहाड़ों के घर पे ले चलो, मुझे जाना है इस जहां के पार, और दूर जहां सब ये बादल, ये नदियां, ये सागर सबको हो मेरा हाँ इंतजार, मेरा हाँ इंतजार। ये गुनगुनाती मखमली सी आवाज आर्यन की थी, जो बीती किसी धुन को याद करता आंखें मूंदे आसमान की तरफ चेहरा करे, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किए अपनी लिखी कोई पुरानी नज्म गुनगुना रहा था। मुनमुन ये देख हैरान था। आज से पहले उसने अपने मालिक को कभी गाते नहीं सुना था, वो भी इतना अच्छा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वहीं मांझी भी जैसे आर्यन के इस गीत में, उसकी इस पीर में खोता जा रहा हो। रोक लो इस समय को, बांध दो हर प्रहर को, नींद से कह दो वो रात को आए ना, आंखों से सपने और ख्वाब बहाए ना, दूर बसी मेरी दुनिया में कोई भी आए पर जाए ना, ओ ले चलो मुझे इस जहां के पार। आर्यन का यह गीत इतना मधुर, इतना गहरा था कि इसके खत्म होते ही नाविक ने अपनी पतवार छोड़ आर्यन को गले से लगा लिया। वहीं मुनमुन भी जाने क्यों भावुक हो रोने लगा था। नाविक ने कहा, ये मांझी राहगीरों को ठग सकता है, उनसे पैसे ले सकता है, एक सिपाही से कीमत वसूल कर सकता है, पर एक कलाकार से नहीं। तुमने जो अभी अभी गीत गाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद तुम्हारे साथ एक सफर पर हूं। वाकई आर्यन का गीत इस तारीफ के लायक था। आर्यन के बार बार ना करने पर भी नाविक नहीं माना, और आज शाम का खाना उसकी तरफ से। इस बात की जिद करता जल्दी से अपनी नाव को रास्ते में आने वाले एक छोटे से नगर की ओर मोड़ नाविक बोला, पंचताल का खाना बहुत लजीज है सिपाही। पूरे मृत्युंजय समाज में खाने के इतने तरीके, इतने स्वाद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा खाना तुमने आज तक नहीं खाया होगा। हम वहां बस कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। कहता हुआ नाविक अब तेजी से पतवार चलाने लगा। नदी के उफान पर होने से कश्ती का बहाव पहले से ही तेज था। ऊपर से नाविक के तेज चलते हाथों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जल्द ही पंचताल पहुंच जाएंगे। पर तभी अचानक जैसे नदी का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लहरें भयानक पछड़े खाती हुई कश्ती पर टकराने लगीं, जिससे कश्ती का बैलेंस डगमगाने लगा था। पानी का ये बहाव सामान्य नहीं था। इसे देख नाविक भी हैरान था। उसे भी आर्यन की तरह ही कुछ समझ नहीं आया। मगर अगले ही पल मुनमुन की नजरों ने वो देखा जो अचानक उठे इस तेज बहाव का कारण था। एक कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती, आर्यन की नाव का पीछा करती हुई वहां आ पहुंची थी और तेजी से आर्यन की कश्ती की ओर बढ़ रही थी। इस बड़ी सी कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आर्यन की नाव से लगभग 3 गुना थी। पर यह इस तरफ आर्यन की ओर क्यों बढ़ रही है, समझना मुश्किल है। नाविक के भी हाव भाव कुछ बदलने लगे थे। इस बड़ी कश्ती को गौर से देखने के बाद उसे इस तरह अपनी तरफ तेजी से आने को देखते हुए नाविक ने चिल्लाते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम किसी का कत्ल करके भाग रहे हो?
ये सुनते ही आर्यन सकपका गया। आर्यन और मुनमुन दोनों हैरान थे कि नाविक ने अचानक इस तरह का सवाल क्यों किया। मगर नाविक ने फिर पूछा, देखो, अगर ऐसा है तो मुझे अभी बताओ, ये कश्ती जो हमारी ओर तेज बढ़ रही है, ये कोई आम कश्ती नहीं है, शाही घराने की लगती है। और अगर तुम इनसे कुछ चुरा कर भागे हो तो तुम इन्हें जानते हो तो अभी भी बता दो, जिससे कि मैं नाव को तुरंत किनारे पर ले चलूं, और वहां जो कुछ तुम्हारा हिसाब किताब है तुम निपटा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नाविक से इस तरह का सपोर्ट पाकर आर्यन हैरान था, मगर तभी नाविक ने फिर कहा, और ये मत समझना कि मैं ये सिपाही के लिए कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कलाकार के लिए। अब बताओ मुझे जल्दी कि माजरा क्या है। बेचारा आर्यन बताता भी तो क्या कि वो आर्यनगर से क्या कांड करके आ रहा है। जो ये नाव आर्यनगर के अलावा कहीं से आई है, तब तो उन्हें डरने की कोई बात ही नहीं थी। पर अगर ये बड़ी सी कश्ती उन खूनी योद्धाओं के दस्ते से भरी है, तो फिर भागने का भी कोई फायदा नहीं था। यही सब सोचता आर्यन कुछ पलों के लिए जैसे कहीं खो गया। नाविक के बार बार पूछने पर भी आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ी सी कश्ती लगातार आर्यन की नाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर इसी तरह वो आगे बढ़ती रही तो जरूर नाविक की नाव चकनाचूर हो जाएगी। मगर आर्यन अब भी सन्न था। क्या बोले, क्या बताए, क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे देखते हुए अब नाविक ही तेजी से अपने हाथ चलाने लगा और उसका साथ दिया मुनमुन ने। दोनों तेजी से पतवार घुमा रहे थे, मगर उनका यह प्रयास विफल था। उस बड़ी कश्ती ने आर्यन की नाव के पास आते हुए अब एक जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर का झटका इतना तेज था कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। मगर नावे की कुशलता के चलते और नदी के तेज प्रवाह के कारण नाव उल्टी नहीं। कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही अब वो बड़ी सी नाव ठीक आर्यन की नाव से सटती हुई उसके पास आ गई। कश्ती से कश्ती टकरा रही थीं। बड़ी कश्ती जैसे टक्कर मार मार कर छोटी नाव के साथ खिलवाड़ करते हुए आर्यन की नाव को रोकना चाह रही हो। मगर इन टक्करों के बाद मुनमुन और नाविक भी दोनों ही नाव को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कभी बड़ी कश्ती बाएं से आर्यन की नाव को जोरदार टक्कर मारती, तो कभी पीछे से। तभी एक जोरदार झटके से आर्यन की नाव फिर डगमगाई। इस बार का झटका इतना भयानक था कि सोच में डूबा आर्यन गुलाटी खाता हुआ नाव से उछलकर इस कामती नदी में जा गिरा। वही नदी जो सीधा बर्फ से पिघलकर बनी थी, जिसकी ठंड सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी ठंडक को छूकर ही मुनमुन चिल्ला उठा था। उसी नदी में अब आर्यन का पूरा शरीर नाव से दूर उछलते हुए डूब रहा था। मुनमुन चिल्लाया, मालिक, मालिक, मालिक! पर आर्यन कहीं भी नहीं था। आखिर कहां गया आर्यन? क्या आर्यन के इस नए रूप को तैरना आता भी था? और अगर आता है तो क्या इतने ठंडे पानी को उसका शरीर सहन कर पाएगा? कौन है ये बड़ी कश्ती में सवार बिन बुलाए मेहमान? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।